हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई थी। एंड व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड इट्स रिजेक्शन? इट वाज दैट एल्फ्रेड वेगनर कुड नॉट एक्सप्लेन द फोर्सेस दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज देयर ड्रिफ्टिंग मूवमेंट। तो वो ये नहीं बता पाए कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है कॉन्टिनेंट्स को तोड़ के उन्हें ड्रिफ्ट करवाने के पीछे। हालांकि उन्होंने दो फोर्सेस ज़रूर प्रपोज की थी। फर्स्ट वन वाज पोल फ्लक्ट या पोलर फ्लिंग फोर्स और दूसरी थी हमारी टाइडल फोर्स। बट हमने देखा, जोग्राफर्स ने कैलकुलेशन के थ्रू ये पता लगा लिया कि ये फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि कॉन्टिनेंट्स को तोड़ सकें और उन्हें ड्रिफ्ट करा सकें, एंड हेंस हिज थ्योरी वाज रिजेक्टेड। बट आपको एल्फ्रेड वेगनर को एक बात का क्रेडिट तो देना पड़ेगा, एंड दैट इज एल्फ्रेड वेगनर ने इस थ्योरी या इस कॉन्सेप्ट जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट है उसके लिए जोग्राफर्स में इंटरेस्ट तो डेवलप किया एंड ही मोटिवेटेड फर्दर रिसर्च अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। बहुत सारे जोग्राफर्स ऐसे थे जो ये मानते थे कि एल्फ्रेड वेगनर जो कह रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, जो उन्होंने थ्योरी प्रपोज की है, इट इज़ करेक्ट, और वो उनकी थ्योरी के सपोर्ट में फर्दर रिसर्च कैरी आउट करने लगे। और ऐसे ही एक जोग्राफर थे आर्थर होम्स। तो आज जो हमें थ्योरी पढ़नी है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, वो थ्योरी हमें आर्थर होम्स ने दी थी। और ये थ्योरी ये बताने की कोशिश करती है कि कॉन्टिनेंट्स क्यों टूटे, व्हाट वाज द फोर्स दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज देयर ड्रिफ्टिंग मोशन। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं भाई साहब, यही है आर्थर होम्स, और ये थ्योरी इन्होंने ही प्रपोज की थी, और ये है इनकी थ्योरी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो अब समझते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है क्या और ये बोलती क्या है। अब देखो, इस थ्योरी को समझने से पहले आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, एंड दैट वर्ड इज कन्वेक्शन। कि कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है। एक बार आप कन्वेक्शन का मतलब समझ जाओगे तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को समझना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो चलो कन्वेक्शन का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। आप सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है इट कैन टेक प्लेस इन 3 वेज। 3 तरीके से हीट का ट्रांसफर हो सकता है। जो पहला तरीका होता है दैट इज कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू। अब कंडक्शन के थ्रू हीट कैसे ट्रांसफर होती है, यहां देखना, इस वाले पोर्शन में। कंडक्शन में होता क्या है, टू बॉडीज फिजिकली कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो दो बॉडी एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आती है, और जो गर्म बॉडी होती है, हॉटर बॉडी होती है, उससे हीट ट्रांसमिट होना शुरू होती है इन कोल्डर बॉडी। जैसे यहाँ पे होगा, ये जो पैन है ये यहाँ से गर्म है, और जब आप इसे पकड़ोगे, जब ये हैंड के कांटेक्ट में आएगी, तो क्योंकि कंपैरेटिवली हैंड जो है वो ठंडा है, तो यहाँ से हीट जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगी हैंड की तरफ। ठीक है, तो ये पहला तरीका है हीट के ट्रांसफर का, दैट इज कंडक्शन। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, जब कोई बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो बर्नर है ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। तो जब ये बर्नर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलने लगेगी, और जो इसके अंदर की हीट होगी वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू सराउंडिंग में ट्रांसमिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रही वो रेडिएशन जो ट्रांसमिट हो रही है। तो यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू हीट जो है वो सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। एंड द फाइनल वे इज कन्वेक्शन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारी थ्योरी है वो इसी कन्वेक्शन पे डिपेंडेंट है। तो चलिए अब डिटेल में इस कन्वेक्शन को समझ लेते हैं कि कन्वेक्शन होता क्या है। पहली चीज तो ये है, ये जो फिनोमिनन होता है या प्रोसेस होता है ऑफ कन्वेक्शन, ये आपको लिक्विड्स और गैसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इसमें हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है, यहां देखना, ये ग्राउंड का एरिया, ये ग्राउंड जो है ये गर्म है, और इसके कांटेक्ट में जो हवा आएगी वो भी गर्म हो जाएगी। वार्म एयर जो होती है इट इज लाइटर एंड इट राइजेस। जो वार्म एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो अपनी सराउंडिंग से हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से वो क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है, इट राइजेस। तो यहाँ क्या होगा, ये हवा ऊपर की तरफ उठेगी, और जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो उसकी जगह लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में। तो अब क्या हुआ, एक सर्कुलर मोशन शुरू हो गया। ये देखो कि हवा जो है यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगी,
जब ये हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो इसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगी, और जैसे जैसे ये हवा ऊपर उठती चली जाएगी ये हवा ठंडी होने लग जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो ये भारी हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगी, दोबारा से सेटल डाउन होने लग जाएगी, और एक सर्कुलर मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और इसके थ्रू हीट जो है वो ट्रांसफ़र होने लग जाती है। और इसी सर्कुलर मोशन को हमने नाम दिया है कन्वेक्शन। और ये कन्वेक्शन जो होता है ये हमें गैसेस और लिक्विड्स में देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ देखोगे। अभी देखो ये जो नीचे का एरिया है बर्नर का, ये गर्म हो गया क्योंकि यहाँ पे आग जल रही है। अब इसके कांटेक्ट में जो भी पानी आएगा वो गर्म हो जाएगा, और जब पानी गर्म हो जाएगा तो आसपास के सराउंडिंग वाटर से लाइट हो जाएगा, और लाइट होने की वजह से वो ऊपर की तरफ राइज करने लगेगा, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसकी जगह लेने के लिए क्या होगा, ठंडा पानी नीचे की तरफ आ जाएगा, और जब ठंडा पानी नीचे की तरफ आएगा तो वो भी इस फायर के कांटेक्ट में आएगा, और जब वो इसके कांटेक्ट में आएगा वो भी गर्म हो जाएगा और वो भी राइज करने लग जाएगा। तो यहाँ पे भी एक सर्कुलर मोशन शुरू हो गया है, और इसी सर्कुलर मोशन को हमने नाम दिया है कन्वेक्शन। तो आई होप कन्वेक्टिव मोशन या कन्वेक्शन क्या होता है वो क्लियर होगा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, और इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो एक सर्कुलर मोशन में हो रही है। आर्थर होम्स भी यही कहेंगे, वो ये कहेंगे कि अर्थ में इंटीरियर में जाके, अर्थ के अंदर की तरफ जाके कन्वेक्शन सेल्स ओरिजिनेट होते हैं, और यही कन्वेक्शन सेल जो हैं वो हमारे कॉन्टिनेंट्स को मूव कराते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उनकी थ्योरी की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं चाहूँगा आप और समझ लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के हमारी हेल्प करने वाला है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज रेडियो एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? अर्थ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं दैट आर अनस्टेबल। उनका न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल होता है, जैसे यूरेनियम। और स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो अपने अंदर से पार्टिकल्स को बाहर की तरफ थ्रो करते हैं, बाहर की तरफ फेंकते हैं। दे एमिट पार्टिकल्स, और जब वो पार्टिकल्स को एमिट करते हैं तो उसके साथ साथ एनर्जी भी बाहर की तरफ थ्रो की जाती है, एनर्जी भी बाहर की तरफ आती है। और ये एनर्जी जो होती है जो बाहर की तरफ आती है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये हीट हमारी हेल्प करने वाली है कन्वेक्शन करंट थ्योरी में। अब वो कैसे करेगी वो थोड़ा आगे चल के समझ लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना कि अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में जाके कुछ एलिमेंट्स हमें ऐसे मिल रहे हैं जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव होने का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस है दैट इज़ अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने की वजह से वो अपने अंदर से पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, पार्टिकल्स को बाहर की तरफ थ्रो करते हैं टू अटेन स्टेबिलिटी। और जब वो पार्टिकल्स को एमिट करते हैं तो उसके साथ साथ हीट या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट वो भी बाहर की तरफ आ जाती है। ठीक है, अब इसी हीट या इसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा कन्वेक्टिव करंट्स के फॉर्मेशन में। तो चलिए आर्थर होम्स की थ्योरी को समझते हैं। अब देखो, ये थ्योरी मैं आपको दो तरीके से समझाने वाला हूँ। एक तो आर्थर होम्स ने 1928-29 में जो ये थ्योरी दी, उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा। अब देखो 1928-29 में जो जोग्राफर्स की अर्थ को लेके अंडरस्टैंडिंग थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड या इतनी कंप्लीट नहीं थी जितनी आज की डेट में। तो उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी वो कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे दी, लेकिन आज की डेट में हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत कुछ पता लग गया है। तो उनकी जो थ्योरी है आज की डेट में वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है। तो हम मॉडर्न व्यू पॉइंट के हिसाब से भी उस थ्योरी को समझेंगे, और हम आर्थर होम्स ने 1928-29 में क्या बात बोली उसके अकॉर्डिंग भी इस थ्योरी को समझेंगे। तो पहले हम डिटेल में जो आर्थर होम्स ने 1928-29 में अपनी थ्योरी दी है उसको समझते हैं, फिर हम मॉडर्न व्यू पॉइंट समझेंगे। ठीक है, चलो। थ्योरी उन्होंने दो मेन मोटिव को ध्यान में रखते हुए दी है। वो दो चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते थे, और वो दो मोटिव क्या थे उनके? पहला था ही वांटेड टू एक्सप्लेन हाउ फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। अब देखो, माउंटेन्स जो होती है ना वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कहीं आपको फोल्ड माउंटेन्स मिल रही हैं, कहीं ब्लॉक माउंटेन है, कहीं आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स मिल रही है, तो वो अलग अलग टाइप होते हैं। उसमें से एक टाइप है हमारा फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हिमालय से। हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। तो पहला मोटिव था ही वांटेड टू एक्सप्लेन हाउ फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और उनका दूसरा जो मोटिव था
दैट वाज ही वांटेड टू एक्सप्लेन द फोर्स दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कि वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स आर ब्रोकन अपार्ट एंड दे आर ड्रिफ्टिंग। तो ये उनके दो मेन मोटिव थे। तो दोनों ही जो प्रोसेस हो रहे हैं उनके पीछे एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज कन्वेक्शन करंट थ्योरी। अब पहले उनके अजम्पशंस को समझते हैं कि वो क्या एज्यूम कर रहे थे, वो क्या बोलना चाह रहे थे। आर्थर ओम्स ने सबसे पहली चीज जो कही, उन्होंने कहा हमारी जो अर्थ है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। ये उनके अजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पे वो अपनी थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो अर्थ है इट इज डिवाइडेड इनटू 3। ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर जिसे उन्होंने कहा अपर लेयर। ये हो गई हमारी सेकेंड लेयर जिसका नाम उन्होंने दिया इंटरमीडिएट लेयर। और इसके बाद आती है हमारी थर्ड लेयर जिसे उन्होंने कहा लोअर लेयर। तो आर्थर ओम्स ने क्या कहा, हमारी जो अर्थ है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, वो 3 लेयर में बटी हुई है। सबसे पहली लेयर अपर लेयर उन्होंने कहा, ये जो अपर लेयर है उन्होंने ये बोला ये 10 से 12 किलोमीटर थिक है, तो इसकी डेप्थ जो है वो कितनी है 10 to 12 किलोमीटर्स। और यहाँ पे जो आपको ये वर्ड दिख रहा है ना ग्रैंडियोराइट, ये उन्होंने बोला ग्रैंडियोराइट इज अ टाइप ऑफ रॉक। तो उन्होंने बोला ग्रैंडियोराइट से बनी हुई है जो आपकी अपर लेयर है। सो अपर लेयर इज मेड अप ऑफ ग्रैंडियोराइट। जो हमारी सेकंड लेयर है इंटरमीडिएट लेयर, उन्होंने ये बोला कि वो लेयर जो है इट इज़ 20 to 25 किलोमीटर्स डीप। तो उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो थिकनेस है वो 20 to 25 किलोमीटर्स है, और वो बनी हुई है आपकी एम्फियोबोलाइट। एम्फियोबोलाइट अगेन इज अ टाइप ऑफ रॉक। तो उन्होंने कहा सेकेंड लेयर जो है जो 20 से 25 किलोमीटर डीप है या थिक है वो बनी हुई है हमारी एम्फियोबोलाइट। और जो हमारी फाइनल लेयर है लोअर लेयर वो बनी है आपकी एक्लोगाइट से। तो ये हो गई आपकी अपर लेयर, ये हो गई इंटरमीडिएट, और ये हो गई आपकी लोअर लेयर। तो हमारी अर्थ 3 लेयर्स से बनी है। अब उन्होंने फर्दर इन 3 लेयर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। वो 2 ग्रुप कौन से हैं, उन्होंने ये बोला जो हमारी अपर लेयर है, इंटरमीडिएट है, और लोअर लेयर का हल्का सा ऊपर का पार्ट, ये मान लेते हैं इतना पार्ट, ये जो है ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है इसको उन्होंने बोला ये हो गई हमारी क्रस्ट। तो अपर लेयर, इंटरमीडिएट लेयर और जो हमारी लोअर लेयर है, उस लोअर लेयर का जो ऊपर का पोर्शन है, इन्हें तीनों को मिला के उन्होंने नाम दिया क्रस्ट। और इसके नीचे हमें मिलता है सबस्ट्रैटम। तो अपर, इंटरमीडिएट और जो हमारी लोअर लेयर का अपर क्रिस्टलाइन पार्ट है, उन तीनों से बनी है हमारी क्रस्ट, और उसके नीचे हमें मिलता है सबस्ट्रैटम। और ये जो सबस्ट्रैटम है ना, ये मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमें लिक्विड रॉक्स मिल रही हैं, ये उनका मानना था। अब देखो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। हम बात करें 1928-29 की, तब अर्थ के इंटीरियर की इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, इतनी इन डेप्थ एनालिसिस नहीं हो पाया था अर्थ के इंटीरियर का। तो उनकी जो थ्योरी है इट इज़ बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस। तो उन्होंने ये अज्यूम किया कि इंटीरियर में जाके या अंदर से अर्थ कुछ इस टाइप की दिखती होगी, और इसी अजम्पशन के बेसिस पे वो अपनी थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यूज आएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। अब हमने पढ़ा कि कन्वेक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। तो कन्वेक्शन होने के लिए हीट होना ज़रूरी है। तो ये हीट कहाँ से आएगी अर्थ के इंटीरियर में। अब यहाँ पे रोल आता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। आर्थर ओम्स ने ये कहा कि अर्थ में अंदर की तरफ जाके, अर्थ के इंटीरियर में जाके कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिले, और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये अपने अंदर से पार्टिकल्स को बाहर की तरफ थ्रो करेंगे, और उसके साथ क्या एमिट होगा, एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं ये अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करते हैं, और एनर्जी को जब ये एमिट करते हैं वो एनर्जी आपके कन्वेक्शन सेल्स को डेवलप करेगी। अब होता क्या है, अब थोड़ा डीप में समझेंगे इसे। उन्होंने ये बोला कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमें क्रस्ट में भी मिलते हैं और हमें सबस्ट्रैटम में भी मिलते हैं, और ज़्यादातर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं वो हमें क्रस्ट में ही मिल रहे हैं। लेकिन क्रस्ट में आपके कन्वेक्शन सेल्स डेवलप नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? उन्होंने ये बोला क्योंकि क्रस्ट अपर पोर्शन है,
तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हीट जनरेट होती है वो कंडक्शन और रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू एनवायरनमेंट में एमिट कर दी जाती है। मतलब जो हमारा अपर पोर्शन है उसमें जो भी हीट जनरेट हो रही है वो कंडक्शन या रेडिएशन के प्रोसेस से वो तो बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन जो हमारा सबस्ट्रेटम का एरिया है, हालांकि वहाँ पे कम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे क्रस्ट की कंपैरिजन में कम हीट जनरेट हो रही है, लेकिन इस हीट को एस्केप करने का कोई रूट नहीं मिलता, ना तो कंडक्शन हो पा रहा है ना रेडिएशन हो पा रहा है, और इसी वजह से ये सबस्ट्रेटम के अंदर एक्यूमुलेट होने लगती है, इकट्ठी होने लगती है। और जब ये सबस्ट्रेटम के अंदर एक्यूमुलेट होगी या इकट्ठी होने लग जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्शन सेल्स डेवलप हो जाएंगे। तो सबस्ट्रेटम में जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो हीट सबस्ट्रेटम के अंदर कन्वेक्शन सेल को डेवलप कराती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब उन्होंने ये कहा ये जो कन्वेक्शन करंट्स डेवलप हो रहे हैं ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और वो फैक्टर्स कौन कौन से, थिकनेस ऑफ द क्रस्ट नियर द इक्वेटर एज वेल एज द पोल्स, और दूसरा है हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब इससे उनका क्या मतलब था या इससे होता क्या है। अब देखो इन दो फैक्टर्स पे कैसे हमारे कन्वेक्शन करंट्स जो डिपेंड कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि जो असेंडिंग कन्वेक्शन करंट है, असेंडिंग का मतलब क्या है, कन्वेक्शन करंट जो होते हैं उनकी बेसिकली दो आर्म्स होती हैं। एक ये है ऊपर की तरफ आने वाली, ये जो ऊपर की तरफ आने वाली होती है ना, इसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब या असेंडिंग कन्वेक्शन करंट। यहाँ ऊपर की तरफ आ रहे हैं इसीलिए हमने कह दिया असेंडिंग कन्वेक्शन करंट। तो उन्होंने ये बोला कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो इक्वेटर के पास जो है ज़्यादा थिक है, और उसकी थिकनेस की वजह से जो असेंडिंग लिम्ब डेवलप हो रहा है कन्वेक्शन करंट का, वो कहाँ हो रहा है, इक्वेटर की तरफ हो रहा है या इक्वेटर के नीचे हो रहा है। ऐसे ही पोल्स पे जाके जो हमारी क्रस्ट की थिकनेस है वो कम है, और इसी वजह से जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब मतलब यहाँ नीचे की तरफ जाना, ये तो ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब। तो उन्होंने कहा जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो कहाँ पे है हमारा, वो है पोल्स की तरफ। तो क्योंकि अर्थ की जो थिकनेस है, क्रस्ट की जो थिकनेस है वो इक्वेटर के पास ज़्यादा है, तो इस वजह से जो असेंडिंग लिम्ब है कन्वेक्टिव करंट का वो कहाँ पे है, वो इक्वेटर के नीचे की तरफ है, और पोल्स पे जाके वो जो थिकनेस है क्रस्ट की वो कम है, और इसी वजह से जो डिसेंडिंग लिम्ब है कन्वेक्शन करंट का वो कहाँ पे है हमारा, वो है पोल्स पे। इतनी बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। और इसी वजह से क्योंकि कन्वेक्शन करंट की जो असेंडिंग लिम्ब है, ऊपर की तरफ आने वाली लिम्ब है, वो क्योंकि इक्वेटर के नीचे है, इस वजह से इक्वेटर के पास से हमारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो टूटते हैं। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं ड्राइंग करूं, तो मैंने सोचा चलो वीडियो में ही ड्राइंग करेंगे। अब देखो ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, इसे आप ये मान लो कि ये जो है ये अर्थ है और ये है हमारा इक्वेटर। अब आर्थरोम्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझना। उन्होंने बोला कि जो हमारे कन्वेक्शन सेल्स हैं जो हमें सबस्ट्रेटम में मिल रहे हैं वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। उसमें पहला फैक्टर क्या है, दैट इज़ द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट। थिकनेस कहाँ पे ज़्यादा होती है क्रस्ट की, वो है ज़्यादा इक्वेटर पे। तो उन्होंने कहा जो राइजिंग लिम्ब है जो ऊपर की तरफ आ रहा है कन्वेक्शन सेल, वो राइजिंग लिम्ब हमें कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा हमें इक्वेटर के नीचे की तरफ। अब जब राइजिंग लिम्ब इक्वेटर के नीचे है तो राइजिंग लिम्ब क्या करता है, राइजिंग लिम्ब जो है वो धक्का लगाता है। तो वो क्या करेगा, इक्वेटर पे या इक्वेटर के पास जो आपको लैंडमास मिल रहा है, जो कॉन्टिनेंट्स मिल रहे हैं, वो उनके अंडर, उनके नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उन्हें धक्का लगाएगा और उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो नीचे की तरफ जाने वाला लिम्ब है, वो कहाँ पे है, वो मिल रहा है उन्हें पोल्स के नीचे। तो पोल्स के नीचे की तरफ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है कन्वेक्शन सेल। तो अब पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा इसे समझना। इक्वेटर के नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आता है कन्वेक्शन सेल, वो कन्वेक्शन सेल पुश करता है आपके कॉन्टिनेंट्स को। जब वो कॉन्टिनेंट्स को पुश करता है तो वो कॉन्टिनेंट्स को ब्रेक करता है, और जब वो उन्हें ब्रेक करेगा तो वो उसे नॉर्थवर्ड्स और साउथवर्ड लेकर जाएगा। और देखो आर्थरोम्स यही बात बोल रहे हैं, यहाँ देखो, द करंट्स ओरिजिनेटिंग अंडर the equatorial crust move towards the poles
that is towards north and south, and thus the crusts are carried away with convective currents. तो मतलब इक्वेटर के नीचे की तरफ जो कन्वेक्शन सेल है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, उसका असेंडिंग लिम्ब है या राइजिंग लिम्ब है, और वो राइजिंग लिम्ब क्या करता है, जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं उनको तोड़ता है, और जब वो उन कॉन्टिनेंट्स को तोड़ेगा तो वो उन्हें अपने साथ कहाँ ले जाएगा, पोल्स की तरफ। क्यों? क्योंकि पोल्स की तरफ कन्वेक्शन सेल का डिसेंडिंग लिम्ब है। तो राइजिंग लिम्ब क्या करता है, तोड़ता है और धीरे धीरे करके उन कॉन्टिनेंट्स को अपने साथ नॉर्थ और साउथ की तरफ लेकर जाता है। आई होप यहाँ तक ये थ्योरी आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब वो थोड़ा डिटेल में अपनी बात को समझा रहे हैं, जो अभी तक हमने समझा है यहाँ पे वही बात समझा रहे हैं वो। पहला पॉइंट देखना, द क्रिस्टल मास वेयर टू राइजिंग कन्वेक्टिव करेंट्स डाइवर्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज स्ट्रेच्ड एंड थिन्ड due to tensional forces, and ultimately the crust is ruptured and broken into two blocks which are carried away by lateral divergent convective currents. कुछ बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, दोबारा वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि कन्वेक्टिव करंट की जो असेंडिंग लिम्ब है वो कॉन्टिनेंट्स को तोड़ती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि इस पोर्शन पर आके कॉन्टिनेंट टूटेंगे और फिर क्या होता है, लेटरल मूवमेंट, ये जो मूवमेंट दिखाई गई है ना, दिस इज लेटरल मूवमेंट। तो इस लेटरल मूवमेंट के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका पोल्स की तरफ, और ऐसे आपके कॉन्टिनेंट्स टूट जाएंगे। दस द डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव करंट्स कॉज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये जो डाइवर्ज करेंगे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यहाँ पे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखो, हो सकता है मेरी ड्राइंग से आपको ना समझ में आया हो, बट इस डायग्राम से आई होप क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो, ये है असेंडिंग, ये है आपका असेंडिंग लिम्ब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन करंट जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। जब वो कन्वेक्शन करंट ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इस पोर्शन पे वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, और जब वो फोर्स एक्सर्ट करेगा धीरे धीरे करके यहाँ से जो आपका कॉन्टिनेंट का एरिया है वो थिन होने लग जाएगा, पतला होने लग जाएगा। ये जो साइडवर्ड मूवमेंट होता है ना, साइडवर्ड मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट, इसे हम बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। क्या बोलेंगे, लेटरल मूवमेंट या फिर डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस के थ्रू क्या होगा, जब आपके कॉन्टिनेंट्स टूट जाएंगे तो ये डाइवर्जेंस उन्हें ड्रिफ्ट करवाएगा। तो जो आपके कन्वेक्शन सेल्स होते हैं ना, उसमें बेसिकली तीन टाइप का आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। एक तो पहला हमने यहाँ पे देखा, ये है असेंडिंग लिम्ब, ये है आपका डाइवर्जेंस या फिर लेटरल कन्वेक्टिव करंट, और फिर होता है आपका डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे की तरफ जाता है जो, वो कहलाता है आपका डिसेंडिंग लिम्ब। तो असेंडिंग लिम्ब क्या करता है, ये कॉन्टिनेंट्स को तोड़ता है। जब ये कॉन्टिनेंट्स को तोड़ देगा तो ये जो लेटरल मूवमेंट है, साइडवर्ड मूवमेंट है, डाइवर्जेंस जो है, वो कॉन्टिनेंट्स को अपने साथ लेकर चला जाएगा और उसी से ड्रिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पे आके उन्होंने कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग को समझा दिया था। अब हमने देखा था दो मेन मोटिव थे उनके। पहला तो था कि वो कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग को समझाना चाहते थे। दूसरा मोटिव क्या था, ही वॉन्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। अब देखो फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनेंगे, यहाँ नीचे वाले डायग्राम में देखना। एक तो डाइवर्जेंस के थ्रू आपका कन्वेक्शन सेल इस डायरेक्शन में आ रहा है, और अगर आप यहाँ राइट लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ से भी एक कन्वेक्शन सेल इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये दोनों कन्वेक्शन सेल इस पॉइंट पे आके मर्ज करेंगे, इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे, एक साथ मिलेंगे। तो उन्होंने कहा जहाँ आपके कन्वेक्शन सेल आपस में कन्वर्ज करते हैं, आपस में आकर मिलते हैं, उस पॉइंट पे सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो एरिया होगा यहाँ पे आपके फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। अब वो फोल्ड माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स तक हम नहीं पहुँचे हैं, इस वजह से मैं डिटेल में उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाह रहा। बहरहाल जो आर्थर होम्स है उन्होंने अपनी थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने क्या कहा, जहाँ पे आपके कन्वेक्शन सेल के कन्वर्जिंग लिम्ब जो है, कन्वर्जिंग मतलब जहाँ वो एक साथ आकर मिल रहे हैं, उस पॉइंट पर आपकी जो माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, वो फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है आप इन्हें पढ़ लेना। ये दोनों पॉइंट के थ्रू वो अपनी जो दोनों मोटिव्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करना चाहते थे। इसके आगे जो मुझे समझाना है आपको वो मॉडर्न वे में समझाना है कि मॉडर्न थ्योरी क्या बताती है आपकी कन्वेक्शन करंट्स के बारे में। उस मॉडर्न थ्योरी को समझने के लिए हमें
थोड़ा अर्थ के इंटीरियर को समझना पड़ेगा, अर्थ में कितनी लेयर्स हैं उसको समझना पड़ेगा। तो मॉडर्न थ्योरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि वरना ये वाली वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाह रहा कि बहुत ज़्यादा लंबी हो वीडियो, तो इस वजह से इसके आगे जो समझाना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता ही है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी मोटिवेटेड फील करूँगा, फिर मैं और ज़्यादा जो है वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।